गुड मॉर्निंग। जो आज का लेक्चर है बेसिकली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि बीकॉम में भी हमारी हेल्पफुल करेगा। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे प्रोफेशनल एग्जाम, सीए, सीएस, सीएमए, इनमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है डिडक्शन। डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई अंडर सेक्शन 80। अब ये बात आती है डिडक्शन। डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग जब भी इनकम टैक्स करेंगे तो इनकम टैक्स की असेसमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं आएगी, और टैक्सेबल इनकम तब तक नहीं आती जब तक हम जीटीआई में से जो भी हम लोगों ने सेविंग, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई स्पेसिफिक सेविंग, कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया हुआ है और उसको हमने डिडक्शन नहीं किया, तब तक हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं आती। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अंडर सेक्शन 80, और इसके अंदर बहुत सेक्शंस हैं जो कि हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है, सर जीटीआई क्या होती है? जीटीआई होती है ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली जीटीआई का मीन होता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम हमारी बेसिकली जो हम लोगों ने लास्ट हेड्स पढ़े थे, तो उसको जब हम टोटल करते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब ये पांचों हेड्स को हम लोग टोटल करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमारी जीटीआई आ जाती है, यानी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। ग्रॉस टोटल इनकम जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जब हम किसी भी फॉर्म, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एओपी हो, बीओआई हो, चाहे हमारे पास एजीपी हो, चाहे लोकल अथॉरिटी, ये जब तक अपनी सेल्फ असेसमेंट यानी कि अपनी असेसमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक उनकी टैक्सेबल इनकम ना आ जाए। तो सर टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी? तो जब हम लोगों ने जीटीआई कैलकुलेट किया, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट की, तो उसमें से जब तक अंडर सेक्शन 80 डिडक्शन नहीं माइनस करेंगे, तब तक हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं आएगी। तो ये 80 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम लाना है, और टैक्सेबल इनकम आएगी तभी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली 80 है। तो एक बार हमारा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप प्लीज सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल बजा लो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे अच्छे अच्छे लेक्चर बनाने के लिए। तो हम लोग डिडक्शन बात करते हैं। अब डिडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट? तो डिडक्शन बेसिकली एक टाइप की सेविंग्स होती है, चाहे वो इंडिविजुअल करे, चाहे फर्म करती है, या कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में हम लोग कोई पेमेंट कर देते हैं, या कोई ऐसी जगह हम डोनेशन कर देते हैं जिसके लिए हमें 80 के अंदर, अंडर सेक्शन 80 के अंदर हमें डिडक्शन मिलती है। लेकिन इसकी कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज करते हैं। और ये क्यों, क्या बेनिफिट देता है? तो सिंपल, इट इज एन इनकम टैक्स डिडक्शन। ये हमारे लिए एक इनकम टैक्स डिडक्शन है जो कि हमारी हेल्प करता है किसमें? हमारे लिए टैक्स रिड्यूस करने में। क्या है हमारे लिए? फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। तो ये हमारे लिए इनकम टैक्स डिडक्शन है। 80 अंडर सेक्शन 80 जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए इनकम टैक्स डिडक्शन है, जो कि हमारी हेल्प करता है किसमें? तो वो हमारे को टैक्स रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट या पेमेंट ऑप्शंस, कई गवर्नमेंट ने है या जो स्कीम बनी है उसके अंदर यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो हमें अंडर सेक्शन 80 डिडक्शन मिलती है। और जब हम इसमें से जीटीआई में से इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। अब ये कब करना चाहिए? तो जब ये हम लोग डिडक्शन तब क्लेम करेंगे जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। क्या करते हैं? आईटीआर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करेंगे तो ये डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब सवाल आता है, सर कब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कब हम इसका क्लेम कर सकते हैं? तो मैंने एक एग्जांपल लेके सॉल्व करा रहा हूं और इसको समझा रहा हूं। जैसे कि सपोज करो हमारी फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रही है और असेसमेंट ईयर हमारी 20-21 है, अभी लेटेस्ट। 19-20 का मतलब फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होती है जिसमें हम लोग इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो इनकम होती है जिसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो यदि हमारी फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रही है, जैसे कि 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक, यानी कि इस ईयर में जब मैंने इनकम अर्न किया तो इसी ईयर में मुझे सेविंग करना पड़ेगा।
और जब मैं इस ईयर में सेविंग करूंगा तो जब मैं अपने असेसमेंट ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जब हम लोग रिटर्न भरते हैं, यानी कि हमारी जो असेसमेंट ईयर होती है, जिस ईयर में हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस ईयर में इसकी हम बेनिफिट ले लेते हैं। जैसे कि रिटर्न की ड्यू डेट होती है जो नॉन ऑडिटेड होती है 31 जुलाई होती है, और जो ऑडिटेड होती है 30 सितंबर होती है। तो उस पीरियड में जब भी हम अपनी रिटर्न भरेंगे तो इसकी डिडक्शन ले सकते हैं और उस टाइम हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो उस टाइम ये हमारे लिए हेल्प करता है। ये तो था कि 80 डिडक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसके पार्ट क्या है, तो 1 बाय 1 मैं पार्ट डिडक्शन इसके सॉल्व करता जा रहा हूं। जो कि सबसे पहला सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 80C। जो पहला हमारे पास है वो है 80C। अब ये सवाल आता है 80C किसको मिलता है, इसके अंदर कौन से असेसेबल एलिजिबल असेसी है, कितना अमाउंट मिलता है डिडक्शन का, क्या हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहला यही सवाल है। सबसे पहले तो इसमें किसको मिलता है, तो ये डिडक्शन दो हमारे एलिजिबल असेसी है, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कोई भी इंडिविजुअल असेसी हो या एचयूएफ या हिंदू अनडिवाइडेड असेसी, उन दोनों के लिए ये सेक्शन बना हुआ है अंडर सेक्शन 80C। यानी कि इसमें जो इंडिविजुअल असेसी है और एचयूएफ असेसी है उन दोनों को अलाउड है। कितना अमाउंट, तो जो इसमें मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है, मैक्सिमम डिडक्शन है वो है अप टू 1,50,000, यानी कि मैं 1.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शन ले सकता हूं। सवाल आता है सर किसमें इन्वेस्टमेंट करके, तो इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप्स के इन्वेस्टमेंट, जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो यदि हम लोग प्रोविडेंट फंड के में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमें डिडक्शन मिलती है। जैसे कि हम लोग एम्प्लॉय जो है आरपीएफ में जमा कराता है, यानी एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो मैक्सिमम वो 1.5 लाख तक डिडक्शन ले सकता है, या मैक्सिमम 1.5 लाख इसमें कंट्रीब्यूट करके डिडक्शन ले सकता है। यदि वो पीपीएफ में जमा कराता है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा कराता है तब भी उसको मिल जाता है, या वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ में भी जमा कराता है तो मिल जाता है। तो यानी कि जो भी प्रोविडेंट फंड में वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक अपनी सेविंग करके वो इसकी डिडक्शन ले सकता है। और कहां सर, तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यदि LIC की कोई भी हमने पॉलिसी ले रखा है तो उसमें भी हमें डिडक्शन मिलती है, लेकिन इसके लिए 3 कैटेगरीज है। हमें कितना मिलेगा वो हमारी 3 कैटेगरी पे, यानी कि हमने पॉलिसी, जैसे कि LIC के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज है, यानी कि हमने LIC कब लिया हुआ है उसके बेसिस पे हमें डिडक्शन मिलता है। जैसे कि ऑन और बिफोर 31/3/2012, यानी कि कोई भी यदि मैंने पॉलिसी 31/3/2012 से पहले या उस दिन तक ली हुई है तो मेरे को जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा एक्चुअल अमाउंट, यानी कि मैंने जितना प्रीमियम पे कर रहा हूं, यानी कि जो मैं प्रीमियम मंथली क्वार्टरली ईयरली जो प्रीमियम पे कर रहे वो, और 20% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि जो मेरी LIC की जो वैल्यू है सम इंश्योर्ड, यानी कि सम अश्योर्ड, यानी कि जितनी मैंने LIC की वैल्यू है, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूं और जो मेरी सम अश्योर्ड है LIC, जैसे 2 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख का 20% यानी कि हमारे पास हो गया 40,000, तो 40,000 और एक्चुअल अमाउंट प्रीमियम विच एवर इज लेस, यानी कि दोनों में से जो हमारे लिए लेस होगा वो हमारे लिए अलाउड होगा। एक होता है कि ऑन और आफ्टर 1/4/2012, यानी कि 1/4/2012 के बाद जो मैंने पॉलिसी ली होगी तो उसका केस है, उसमें है कि एक्चुअल अमाउंट, यानी कि जो मेरी एक्चुअल अमाउंट जो प्रीमियम पे कर रहा हूं और 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि दोनों में से जो विच एवर इज लेस होगा। एक केस है हमारे पास कि एक ऑन और बिफोर
ऑन और आफ्टर 1/4/2013। और ये जो कैटेगरी है स्पेसिफिकली फॉर डिसेबल पर्सन, जिसको डिसेबिलिटी है, चाहे वो नॉर्मल डिसेबिलिटी हो या सीवियर डिसेबिलिटी हो, उन दोनों पर्सन के लिए ये सेक्शन अलाउ, इसमें LIC में ये अलाउड है। और इसकी जो लिमिट है वो है एक्चुअल प्रीमियम यानी एक्चुअल अमाउंट और 15% ऑफ सम अश्योर्ड। तो विच एवर इज लेस। तो ये हमारे लिए LIC की 3 कैटेगरी है। सर और क्या स्कीम है इसके अंदर? तो इसके अंदर स्कीम आती है पोस्ट ऑफिस की भी। जैसे पोस्ट ऑफिस की हमने किसान पत्र खरीद लिया, या NSC में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या हमने NSS की ले लिया, तो उसमें हमारे को बेसिकली डिडक्शन मिलती है। उसमें मैक्सिमम हम लोग अमाउंट 1.5 लाख तक जमा करा सकते हैं। या टैक्स बेनिफिट FD करा दी हमने बैंक में, या सुकन्या समृद्धि योजना में हमने डिपॉजिट करा दी। सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली ये गर्ल्स के लिए आया था, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते तो ATC की डिडक्शन मिलती है। या कोई बच्चा किसी के बच्चे जो पढ़ते स्कूल में, तो उनकी ट्यूशन फीस, और इसमें मैक्सिमम जो बच्चों की अलाउड है वो 2 बच्चे अलाउड है जिनकी ट्यूशन फीस, और ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ने चाहिए। तो मैक्सिमम 2 बच्चों को, और जो ट्यूशन फीस रेगुलर बेसिस पे हम दे रहे हैं वही अलाउड होती है। और किसी में इन्वेस्टमेंट जैसे ULIP है यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं। नाबार्ड बैंक के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसमें लगा। तो जो सेकेंड डिडक्शन है हमारे लिए वो है अंडर सेक्शन 80CCC। पिछले साल तक जो असेसमेंट ईयर हम लोग पिछला पढ़ रहे थे 19-20, उसमें ये सेक्शन 2 में था, यानी 80CC और 80CCCCC ये थे। लेकिन जो असेसमेंट ईयर 19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ये सेक्शन इकट्ठा कर दिया गया। पहले था ये 80CC था कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, जो LIC की पेंशन स्कीम है, यानी कंट्रीब्यूशन टू LIC पेंशन स्कीम में था स्पेसिफाई। और जो 80CCC था वो था बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक जो पेंशन फंड थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके लिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस साल जो असेसमेंट ईयर था 2021 के लिए, गवर्नमेंट ने इसको एक ही सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसका है अब है वो 80CCC के अंदर, यानी कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। अब ये किसके लिए एलिजिबल है? तो इसमें कौन से एलिजिबल असेसी? तो इसमें एलिजिबल असेसी जो है हमारे लिए वो है हमारे लिए इंडिविजुअल एंड HUF, यानी कि वो व्यक्ति इंडिविजुअल, सिर्फ ये इंडिविजुअल्स को अलाउड होता है, HUF को नहीं होता। यानी कि अंडर सेक्शन 80CCC हम करने जा रहे हैं, जिसमें एलिजिबल असेसी जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, यानी कि वो व्यक्ति जो एज ए सैलरीड एम्प्लॉयड है या हमारे लिए कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके, किस में? तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे वो करेंगे स्पेसिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि जो पेंशन स्कीम होती है किसकी? या LIC की हो सकती है या गवर्नमेंट की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम्स हैं उसमें भी यदि तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, LIC हो सकता है या कोई अदर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अदर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी होता है जिसको अप्रूव दिया हो IRDA ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिसको ऑथराइज किया हो, तो उसकी यदि हम पेंशन स्कीम्स लेते हैं तो 80CCC के अंदर मुझे डिडक्शन मिलता है। और मैक्सिमम कितना? तो मुझे इसमें मैक्सिमम इसमें भी 1.5 लाख रुपए मिलता है। अब कहोगे सर 1.5 लाख 80C में भी हम ले सकते हैं, 1.5 लाख 80CCC में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 80CCC, 80CCC, यानी इन 3 सेक्शनों का जो मैक्सिमम डिडक्शन होगा वो 1.5 लाख तक ले सकते हैं आप। तो यानी कि अभी भी जो हमारी है, या तो तुम CCC पेंशन स्कीम ले लो, उसमें 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर लो, एक बेनिफिट ले लो, या तो ATC में अलग अलग इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने बताया LIC में, PPF में, या सुकन्या समृद्धि योजना में, या पोस्ट ऑफिस की कोई सेविंग में, या बैंक की सेविंग में, या नाबार्ड का, या ट्यूशन भी, इन सब का जोड़ के 1.5 लाख तक बेनिफिट ले लो। तो ये हमारे लिए 2 डिडक्शन भी हो गया। यानी कि जो अगला है हमारे पास थर्ड जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80CCD,
और जो ATCCD है ये 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं, ATCCD1, ATCCD1A, B1B और ATCCD2। यानी कि क्या कहता है ATCCD? अब ATCCD बेसिकली हमारे लिए जो कंट्रीब्यूशन टू, यानी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, यदि मैं नेशनल पेंशन स्कीम में यदि कंट्रीब्यूट करता हूं या अटल बिहारी पेंशन योजना में यदि कंट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे डिडक्शन मिलती है ATCCD के अंदर, उसमें सब सेक्शन 1 में और 1IB में। और जो ATCCD है इसमें अलग से। अब ये सर कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन बताइए। तो मैंने कहा इसमें भी वही इंडिविजुअल अलाउड है, यानी कि वो एसएससी जो इंडिविजुअल है उनके लिए डिडक्शन है। इन दोनों इसमें जो है मैक्सिमम डिडक्शन हम लोग 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। और इसमें ये जो सेक्शन है ये एडिशनल डिडक्शन की सेक्शन है, यानी कि 1.5 लाख के बाद भी यदि तुम चाहो तो 50,000 एडिशनल डिडक्शन हमें मिल सकती है, किसमें कंट्रीब्यूट करके, तो न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करके। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि कोई भी एक गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम किया, उसमें आप एडिशनल डिडक्शन कितने तक ले सकते हो, अप टू 50,000। यानी कि ये एडिशनल डिडक्शन मिलेगी यदि तुम न्यू नेशनल पेंशन स्कीम में यदि कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको एडिशनल जो डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 की मिलेगी। एक बार ध्यान से, तो डिडक्शन 80 अंडर सेक्शन 80CCD में हम करने जा रहे हैं। 80CCD होता है जो अलाउड है वो इंडिविजुअल असेसीज को अलाउड है। दूसरा हमारे लिए कि इसको 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुआ। पहला सेक्शन था ATCCD और ये सेक्शन है यदि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति यदि नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉयड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यदि खुद वो कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम में या अटल बिहारी पेंशन योजना में, यानी कि अटल बिहारी पेंशन योजना, यदि उसमें ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उस केसेस में उसको मैक्सिमम अप टू 1,50,000 की डिडक्शन मिल सकती है। ये तो था इसमें, ये भी। अब ये 3 सेक्शन यानी कि ATCCC, ATCCD1, इन तीनों को जोड़ के मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड है 1,50,000 अलाउड है, चाहे आप तीनों में कंट्रीब्यूट कर लो चाहे एक में कंट्रीब्यूट कर लो। उसके अलावा जो ATCCD1 भी कहता है, ये कहता है यदि आप न्यू पेंशन स्कीम में जमा करा रहे हो तो एडिशनल 50,000 तक की आपको डिडक्शन और मिल सकती है, यानी कि 1,50,000 प्लस 50,000 यानी कि मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन यहां तक मिल सकती है। उसके अलावा एक है ATCCD2, यानी कि ये इन लोगों से अलग है, यानी कि 1.5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, इनको छोड़ के इसके अलावा भी आपको अलग से कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब ये कौन सा कंट्रीब्यूशन, यदि कोई भी इंप्लॉयर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या हमारे लिए अदर इंप्लॉयर, यदि वो कंट्रीब्यूट करता है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट इंप्लॉय, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयर हो या अदर इंप्लॉयर, तो इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। क्या किया, अंडर सेक्शन ATCCD2 के अंतर्गत ये होता है कि यदि कोई भी इंप्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिलती है, किसको, एम्प्लॉइज को, अंडर सेक्शन ATCCD2 के अंदर। गवर्नमेंट इंप्लॉय होगा तो 40% ऑफ बेसिक पे प्लस DA एंटर पर्पस हमारे लिए मिलता है, इसमें कितना 14% और एक्चुअल whichever is less, यानी कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयर है तो उसको 14% ऑफ बेसिक पे
और डीए, यानी कि जो हमारा बेसिक पे होगा और जो डीए इंटरपर्पस होगा उसका 14% और एक्चुअल। यदि अदर है तो इसमें 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए और एक्चुअल व्हिचएवर इज लेस। तो ये हमारे लिए अलाउड है जब हमारे। तो ये थे हमारे पास 3 सेक्शन। 80C के डिडक्शन के सेक्शन सारे हो गए। एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो 80C पहला सेविंग से रिलेटेड, जितने भी हम लोग सेविंग करते हैं स्पेसिफिक फंड में, स्पेसिफिक स्कीम्स में, तो हमारे को 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख की इंडिविजुअल और एचएफ को। दूसरा हमारे पास था 80CCC। 80CCC यदि हम लोग पेंशन स्कीम में, चाहे वो LIC की हो चाहे अदर इंश्योरर की हो, जो अप्रूव बाय IRDA के अंतर्गत, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, तो उसमें यदि हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक की उसमें भी डिडक्शन मिलती है। अगला था 80CCD। 80CCD था बेसिकली वो हमारा था कंट्रीब्यूशन टू न्यू नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत, या हम लोग कह सकते हैं अटल बिहारी पेंशन योजना के अंतर्गत। यदि हम लोग कोई उसमें स्कीम में डालते हैं पैसा या डिपॉजिट करते हैं, तो उस केसेस में मुझे अप टू 1,50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। और यदि एडिशनल डिडक्शन हम 50,000 की और ले सकते हैं यदि न्यू पेंशन स्कीम में डिपॉजिट कराते हैं, तो एम्प्लॉय डिपॉजिट कराता है तो ये। दूसरा होता है कि यदि इनके अलावा जो ये 1.5 लाख प्लस 50,000 को डिपॉजिट करने के बाद भी हमें 1,50,000 तक की भी मिल सकती है, यानी कि एक्चुअल और 14% ऑफ डिडक्शन क्या है वो 80CC के अंदर, 80CC2 के अंतर्गत क्या है, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल पेंशन स्कीम के, तो उसमें 2 डिवाइडेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो उसकी 14% ऑफ बेसिक पे और डीए और एक्चुअल अमाउंट व्हिचएवर इज लेस, और यदि अदर है तो 10% ऑफ बेसिक पे और डीए और एक्चुअल अमाउंट व्हिचएवर इज लेस। तो ये हमारे 3 सेक्शन थे। जो नेक्स्ट सेक्शन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है 80D, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस है, यानी मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, यानी मेडिक्लेम डिडक्शन है हमारे, यानी कि जितने भी मेडिकल से रिलेटेड 80D में आता है, 80C हमारा सेविंग से रिलेटेड है। तो जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है अंडर सेक्शन 80D। जैसे 80C हमने किया वो था सारी सेविंग्स के रिलेटेड, लेकिन जो 80D है वो मेडिकल क्लेम के लिए, यानी मेडिक्लेम इंश्योरेंस करा लिया है, मेडिक्लेम कर रहे हैं कोई डिसेबिलिटी के लिए या कोई स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए, तो ये 80D के रिलेटेड हम लोग सेक्शन कर रहे हैं। तो 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, यानी कि ये किसके लिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करा रहे हैं उसके लिए, चाहे फैमिली के लिए करा रहे हो, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए करा रहे हो, चाहे अपने डिपेंडेंट कोई भी हो, या उनके लिए मेडिकल हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तब भी मिलता है, या जो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन, इस साल से इस सेक्शन में ऐड हुआ है, जो असेसमेंट ईयर 20 और 21 के लिए पढ़ रहे हो उसमें ये ऐड हुआ है। वैसे पिछले साल हम लोग असेसमेंट ईयर के लिए पढ़ रहे थे उसमें ये ऐड नहीं था। तो ये लेटेस्ट में है कि यदि हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन या हमारे जो सीनियर सिटीजन है, यदि उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे को 80D में डिडक्शन मिलती है। देखते हैं कैसे। तो ये जो मिलती है बेसिकली इसके लिए किसके कौन कौन से एलिजिबल असेसी है, तो एलिजिबल जो असेसी है इसमें वो है इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल्स को, HUF को भी, और इसमें NRI को भी जोड़ा गया है, यानी कि वो भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि एज पर असेसमेंट ईयर 2021 में यानी कौन कौन से हैं हमारे लिए, तो NRI, HUF और इंडिविजुअल, यानी इन तीनों को ही इस सेक्शन में जोड़ा गया, यानी इन तीनों ही बेनिफिट ले सकते हैं 80D का। अब 80D में हम लोग बेसिकली करते क्या है, तो इसमें हम लोग करते हैं यदि कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें, यानी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इसमें है, यानी कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इसकी बेनिफिट मिलेगी। यानी कि कोई भी यदि मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, और कौन से, तो यानी कि ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूट टू CGHS, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत यदि हम कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसके,
कौन सी स्कीम? तो यानी कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई हेल्थ स्कीम लाई, उसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट करें तो किसके लिए? तो इसमें हमारे लिए आ सकता है सेल्फ भी, हमारे डिपेंडेंट में हमारे लिए हमारी स्पाउस भी हो सकती है और पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो यानी कि स्पाउस, पेरेंट्स, चाइल्ड, चिल्ड्रंस, ये भी आते हैं। तो यानी कि इनको इंक्लूड किया जाता है। तो यदि मैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूँ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंतर्गत है, तो यदि मैं अपने लिए, चाहे अपने डिपेंडेंट के लिए, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे इसकी बेनिफिट मिलता है। दूसरा हमारे लिए है मेडिकल हेल्थ चेकअप, यानी कि यदि मैं मेडिकल हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मेडिकल हेल्थ चेकअप, यदि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करा रहा हूँ तो उसके लिए भी बेनिफिट इसमें मिलता है। देखते हैं कितना। दूसरा हो क्या कि इसमें जो न्यू जुड़ा है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर, यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस। यदि मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहा हूं किसके लिए? ओनली इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, यानी इन दोनों पर्सन के लिए यदि हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें डिडक्शन होता है। सवाल आता है सर ठीक है आपने बता दिया कि एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, या हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन है, कोई हमारे ऊपर डिपेंडेंट उसको, या मैं खुद सुपर सीनियर सिटीजन हूं, तो उस केसेस में यदि मेरे को मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है तो उसकी भी मुझे डिडक्शन मिलती है। कितनी मिलेगी? तो मैक्सिमम जो इसमें हमारे को डिडक्शन मिल सकती है इस सेक्शन के अंदर अप टू 1 लाख रुपीस तक मिल सकती है। अब ये अलग अलग कंसेप्ट के बेसिस कैसे, यदि अब इसमें लिमिट है, यानी कि यदि नॉर्मल है, सपोज करो मैं एक चार्ट बनाता हूं, नॉर्मल है या उसका सीनियर सिटीजन पर्सन है, सीनियर सिटीजन बोल लो या सुपर सीनियर, उन दोनों के। तो यदि मैं पेड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, यदि मैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पेड करता हूं, चाहे वो मैं खुद के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, तो यदि मैं ऑन के लिए, तो इसमें जैसे नॉर्मल हूं तो 25,000 रुपए, और यदि सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 बंदा। यदि वो पेरेंट्स के लिए करता है, यानी कि पेड फॉर पेरेंट्स, तो 25,000 वही नॉर्मल होंगे पेरेंट्स, यानी कि जिनकी एज 60 साल से नीचे होगी, और यदि 60 साल से ऊपर होंगे तो उनके लिए 50,000। यदि मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहा हूं तो 5,000 रुपए तक मैक्सिमम इसमें डिडक्शन मिलती है। यदि मैं मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहा हूं जी, मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहा हूं तो सीनियर और सुपर सीनियर यानी कि 50,000 अलाउड है। तो यानी कि ये हमारे लिए है 50,000 रुपए हमारे को कंट्रीब्यूट करेंगे, यदि हम मेडिकल एक्सपेंसेस करा रहे हैं तो 50,000 अलाउड है। तो यदि मैं कहूं, यदि मैं मान लो खुद के लिए पे कर रहा हूं, तो यदि मुझे 25,000 और मेरे पेरेंट्स भी है और नॉर्मल है तो यानी कि 50,000 रुपए तक मिल सकता है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो 55,000 रुपए तक मिल सकता है। या तो मान लो मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूं और मेरे एक पेरेंट्स भी है जो डिपेंडेंट है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनकी मेडिकल हेल्थ चेकअप करा रहा हूं तो 1 लाख रुपए। तो यानी कि ऐसे मैक्सिमम मुझे 1 लाख रुपए तक का मिल सकता है, यानी कि जो नॉर्मल है 25,000 रुपए है और जो सीनियर सिटीजन है 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 के अंतर्गत। तो उसमें क्या होता है, यदि इंडिविजुअल हो, एचएफए हो या एनआरआई हो, यदि वो अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हो, चाहे अपने लिए, चाहे अपनी वाइफ का, चाहे अपने डिपेंडेंट यानी कि अपने पेरेंट्स के लिए, तो उस केसेस में उसको पहली कंडीशन एक ये भी है कि ये जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं थ्रू दी क्या चेक होगा या अदर देन कैश, कोई भी मोड हो लेकिन कैश के अलावा मोड होगा, तो उस केसेस में ये अलाउड है। सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है वो कैश में अलाउड है, वो भी 5,000 तक की हमारी लिमिट है। तो इसमें ये केसेस था। जो नेक्स्ट है वो है 80DD। 80DD हम कर रहे हैं। जो हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है 80DD और 80DD में।
और एक ATU भी सेक्शन है। बट तीनों में मैं एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ATDD जब भी बोले ये होता है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जैसे मिस्टर राम है और उनकी बेटी डिसेबल है और वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यदि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट या उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं या उसका कोई मान लो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए ATDD के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है। और ATDD भी जो है वो बेसिकली हमारे को तब मिलती है जब हम लोग कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिसीजेस ATDD, डिसेबिलिटी ATDD, और ATU होता है कि खुद ही जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ डिसेबल है। तो जैसे मिस्टर राम है खुद ही उनकी डिसेबिलिटी है तो ATU है। तो यानी कि ये ध्यान रखना जब ये तीनों सेक्शन कर रहे हो तो तीनों में बाइफरकेट करना कि यदि डिपेंडेंट डिसेबिलिटी है तो ATDD, यदि वो स्पेसिफिक डिसीजेस की ट्रीटमेंट करा रहा है तो ATDD, और यदि वो खुद ही सेल्फ डिसेबल है तो ATU के अंतर्गत मिलेगा। तो हम लोग ATDD करने जा रहे हैं। ATDD किसके लिए मिलता है? तो ये मिलता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी कि कोई भी यदि मेडिकल हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, यदि कोई भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है तो उसकी यदि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके लिए अंडर सेक्शन ATDD के अंतर्गत मिलेगा। और कौन है इसमें एलिजिबल एसएससी? तो इंडिविजुअल है जी। और मैक्सिमम इसमें कितना मिलेगा? तो यदि वो नॉर्मल है डिसेबल तो उसको 75,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी। फिक्स है ये हमारे 75,000, ये हमारे लिए फिक्स्ड है। इसमें कोई हमें देखने की जरूरत नहीं है कि वो कितना खर्चा कर रहा है, कम खर्चा कर रहा है, ज्यादा खर्चा कर रहा है, नहीं, ये अमाउंट हमारी फिक्स है कि 75,000। और सवेयर है यानी कि हमारे लिए बहुत ज्यादा है तो उस केसेस में 1,25,000, यानी डिसेबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है तो उस केसेस में 1,25,000 फिक्स्ड है। ये अप्रूव है मेडिकल, जो भी हमारे ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर होंगे वो अप्रूव करते हैं कि हाँ डिसेबिलिटी एक सर्टिफिकेट बनता है और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम ये क्लेम करते हैं कि ये नॉर्मल डिसेबल है या सेवियर डिसेबल है, तो दोनों के बेसिस पे। नेक्स्ट तो जो हमारा 6th है डिडक्शन, वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन ATDD, यानी कि ATDD बेसिकली जैसे हमने ATDD किया जिसमें हमारा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, यानी कि कोई यदि डिपेंडेंट है डिसेबल में तो उसके लिए ATDD था। लेकिन जो हमारा सेक्शन ATDD क्या कहता है? ATDD कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो स्पेसिफिक डिसीजेस से ग्रसित हो, यानी कि उनको स्पेसिफिक डिसीजेस हो, यदि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो क्या उसकी डिडक्शन मिलती है? हाँ मिलती है, चाहे वो सेल्फ भी हो सकता है व्यक्ति या उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी भी यदि मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा फॉर स्पेसिफिक डिसीजेस तो उस केसेस में वो डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन ATDD, यानी कि इस सेक्शन को बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिसीजेस, यानी कि यदि कोई भी हम लोग स्पेसिफिक डिसीजेस कर रहे हैं, स्पेसिफिक डिसीजेस है, यदि उसका इलाज करा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो अंडर सेक्शन ATDD। और इसमें जो एलिजिबल हमारे लिए एसएससी है, यदि एलिजिबल एसएससी की मैं बात करूं तो एसएससी की बात करूं तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं इंडिविजुअल और HUF, इन दोनों को अलाउड होता है ये सेक्शन। अब स्पेसिफिक डिसीजेस, यानी कि स्पेसिफिक डिसीजेस जिसको अप्रूव दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, यानी CTI ने, यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या CCIT ने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यानी दोनों ने यदि मुझे अप्रूव दिया इस स्पेसिफिक डिसीजेस को तो उस केसेस में मुझे डिडक्शन दी थी। लेकिन अब ये कई बार होता है कि स्पेसिफिक डिसीजेस HIV, स्वाइन फ्लू,
तो ये अलग अलग एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं इसमें, तो उनकी यदि हम इलाज कराते हैं यानी मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे को 80DB के अंदर मिलता है। लेकिन कितना डिडक्शन मिलता है, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है, जो मैक्सिमम मिलता है वो क्या मिलता है, तो यदि नॉर्मल है यानी जिनकी एज 60 ईयर्स से नीचे है तो उनको मिलता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना तुम खर्चा करते हो इलाज पे, और 40,000 whichever is less। whichever is less यानी कि 40,000 और whichever is less। यदि सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए, या सुपर सीनियर सिटीजन हो तो उनके लिए भी एक्चुअल जितना खर्चा कर रहे हैं, और 1 लाख whichever is less। तो जो हमारा नेक्स्ट डिडक्शन है वो 80E है। 80E हमारा ये बेसिकली जब हम लोग हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो जो उस पे इंटरेस्ट होता है उसके लिए डिडक्शन मिलता है। तो यानी कि हायर एजुकेशन जैसे कि हम लोग MBA कोर्स करने के लिए या बड़े प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए बाहर हाई एजुकेशन लोन लेते हैं तो जो उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं उसके लिए हमें ये डिडक्शन मिलता है 80E में। तो 80E में किसके लिए एलिजिबल है, तो 80E जो एलिजिबल है वो है इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल असेसी है वो ये डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। अब इसमें जो हायर एजुकेशन लोन या तो वो खुद अपने लिए भी ले सकता है, या तो अपनी वाइफ के लिए, या तो अपने जो बच्चे हैं डिपेंडेंट यानी चिल्ड्रन है जो उनके लिए ले सकता है, या वो कई बार गार्जियन के केस में भी यदि कोई स्टूडेंट्स कोई चिल्ड्रन को पढ़ा रहा है वो एज ए गार्जियन तो वो उसके लिए जो लोन लेगा उसके लिए भी जो इंटरेस्ट पे करेगा उसके लिए भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो यानी कि ये हमारा एलिजिबल असेसी है। कितना अमाउंट ले सकते हैं इसमें, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है हमारे लिए, ना कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है कि हाँ इतना हमारे को डिडक्शन मिलेगी, नहीं। बस इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है कि जो लोन टेकन करना है वो हमारे को नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन से करना है, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो अप्रूव्ड हो RBI की जो बैंकिंग रेगुलेटरीज है 1949 के एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए यानी नोटिफाइड होनी चाहिए, या चैरिटेबल ट्रस्ट हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो। यदि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो तो वो भी नोटिफाइड होना चाहिए अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23A(C) के अंतर्गत, या तो 80G के अंदर वो रजिस्टर्ड हो सबसेक्शन A के अंतर्गत। तो ये हमारी इंस्टीट्यूशन, ये कंडीशन थी। दूसरा हो गया कि जो हम डिडक्शन तभी क्लेम कर सकते हैं जो हम लोग जब इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने लोन लिया है और उस फाइनेंशियल ईयर में जितना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उस इंटरेस्ट की डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकता हूं। और इसकी क्लेम करने की भी टाइम लिमिट है कि हाँ जैसे कि उसमें मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट नहीं है कि कितना हमें डिडक्शन मिलेगा, बट इसकी एक कंडीशन है कि जो हम इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं वो मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर कर सकते हैं। यदि मैंने 2016 मान लो सपोज करो फाइनेंशियल ईयर हमारी जो है 1920 चल रही है तो इस ईयर में मैंने यदि लोन लिया है तो इसके 8 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमारा 80E था जो कि हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट हमारे पास है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है हमारे पास 80EE। 80EE है इंटरेस्ट ऑन होम लोन फर्स्ट टाइम बायर। इसमें दो डिडक्शन है 80EE और 80EA। दोनों में थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है, बाकी मैक्सिमम थोड़ा सा एक जैसा ही है। तो देखते क्या है, उसने बोला कि फर्स्ट टाइम बायर और ये इसके लिए जो एलिजिबल असेसी है वो है इंडिविजुअल, यानी कि जो मैं लोन हो इंडिविजुअली भी ले सकता, ज्वाइंट भी हो सकता। कई बार सपोज करो कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे रजिस्ट्री होती है और दोनों ज्वाइंटली, एक बोरोवर होता है एक को बोरोवर हो जाता है लोन का, तो दोनों को ही नाम पे भी हो सकता है, दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। दूसरा होता है कि इसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो मिलती है 50,000 की। अदर देन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, इसका क्या होता है कि हमें जैसे सपोज करो मैंने एक घर लिया है तो घर में सेल्फ ऑक्युपाइड है मेरे लिए, यानी कि मैं खुद रह रहा हूं और उस पर मैंने लोन लिया है जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत, जिसमें हमें इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो उसमें जो मैक्सिमम है वो 2 लाख रुपए तक मुझे मिल सकती है।
दूसरा जो मैं रीपेमेंट कर रहा हूं उसको एटीसी में हमें मिल जाता था 1.5 लाख रुपए तक। तो उसके अलावा भी यदि मैं और इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 2 लाख से ऊपर तो मुझे 50,000 मैक्सिमम और डिडक्शन मिल सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत, यानी कि 80EE के अंतर्गत। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो लोन है फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम इनिशियल बायर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टाइम वो होम बायर ले रहा है, यानी कि वो खरीद रहा घर। दूसरा कि उसमें हमारे पास जो घर की कीमत होनी चाहिए वो 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा हो। जो लोन की अमाउंट हो 35 लाख या 35 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि वही द प्राइस ऑफ होम शुड बी 50 लाख और मोर। जो होम लोन टेकन शुड बी 35 लाख और मोर। लेकिन एक और कंडीशन है कि जो लोन ऑथराइज, यानी कि जो तुमने लोन लिया उसका पीरियड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 16 and 17, यानी कि जो तुमने लोन लिया 1/4/2016 से लेकर 31/3/2017 के बीच में लोन लिया हो और उसके बाद जो तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी कि उसी साल से जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेक्शन 80EE है। सर ये किसके लिए है? तो सर ये भी वही है, डिडक्शन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। बट इसमें क्या है कि इसमें जो एलिजिबल एसएससी है इंडिविजुअल है, वही इंडिविजुअल, लेकिन इसमें जो एग्जम्पशन लिमिट है 1.5 लाख है और इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि 50 लाख से लोन होना चाहिए या ये हमारे को इंट्रोड्यूस हुआ है, नया एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें फर्स्ट टाइम कोई बायर लेता है। तो इसमें जैसे इसमें हमारी कंडीशन थी कि 50 लाख से लोन या उससे ज्यादा होना चाहिए, घर की कीमत इतनी होनी चाहिए, तो लोन की कीमत जो 35 लाख होना चाहिए, घर की कीमत 50 या 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, जो टाइम पीरियड हो ये हो। लेकिन इस सेक्शन में हमारे जो 80EE में है ये भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है, लेकिन इसमें जो डिडक्शन अमाउंट है 1,50,000 है, उसमें सिर्फ 50,000 था। इसके क्या है, जैसे कि उसने बोला कि अ न्यू सेक्शन हैज बीन प्रपोज्ड टू बी इंसर्ट इन चैप्टर 6A अंडर सेक्शन डिडक्शन 80 में। उसने बोला अंडर सेक्शन 80EE विच अलाउ द एडिशनल डिडक्शन टू टैक्स पेयर फॉर द पेइंग इंटरेस्ट ऑन होम। इसने बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन हम पे करते हैं उसमें एडिशनल हमारे को ये डिडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कितना, अप टू 1,50,000। किसके बाद, जो हम लोग अंडर सेक्शन 24 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के केस में हम लोग जो इंटरेस्ट का क्लेम करते थे 2 लाख रुपीज तक, उसके अलावा हमें एज ए एडिशनल डिडक्शन मिल रही है, कितनी, 1,50,000 की हमारे को क्या मिल रही है, डिडक्शन मिल रही है। तो ये हमारा सेक्शन था। एक और सेक्शन है जो बिल्कुल न्यूली आया है, जो है अंडर सेक्शन 80EEB। देखते हैं क्या है। जो अगला सेक्शन है हमारे पास 10, वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB। ये बिल्कुल न्यू है, यानी ये इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 19-20 और जो असेसमेंट ईयर है 20-21 इससे ही लागू हुआ, यानी कि इसी बजट में इसको प्रपोज किया गया। और ये क्या था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल। अब ये जो लोन था, ये जो डिडक्शन है हमारे को बेसिकली इंकरेज करना था कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा यूज हो। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक डिडक्शन लिया कि यदि कोई भी यदि व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, यदि स्पेशली इसके लिए जो एलिजिबल एसएससी है, एलिजिबल एसएससी जो है वो है इंडिविजुअल ओनली, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल को मिला हुआ है, इंडिविजुअल ओनली, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता और उसके लिए उसने लोन लिया हुआ है तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, किस पे, जो इंटरेस्ट पे करेगा। तो जो हमारा ये भी है, इस पे भी हमारे लिए क्या है, इसकी जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है क्या है, देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है जी वो है एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 1,50,000 विच एवर इज लेस।
यानी कि जो डिडक्शन 80EE मिल रहा है वो मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन मोटर व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल। इसमें टू व्हीलर भी हो सकते हैं, यानी कि जो व्हीकल होगी मोटर व्हीकल कौन कौन सी हो सकती है, तो मोटर जो व्हीकल है वो टू व्हीलर भी हो सकती है और फोर व्हीलर भी हो सकती है, दोनों के लिए एलिजिबल है ये डिडक्शन हमारे लिए। तो इसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये है कि जो हम लोग लोन लेंगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। यानी कि जो भी हम लोग लोन लेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वही RBI से होना चाहिए अप्रूव, वही मस्ट बी लोन टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन बिटवीन। अब इसमें लेकिन एक कंडीशन भी है, और भी कंडीशन क्या है, कंडीशन उसने बोला है कि जो लोन है लोन मस्ट बी टेकन बिटवीन 1/4/2019 से लेके 31/3/2023। यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है इसमें जो दिया गया है 19 से 23 के बीच में यदि हम लोग लोन लेते हैं मोटर व्हीकल्स के लिए तो हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी। जो हम लोग लोन लेंगे ये ध्यान रखना कि हमें अप्रूवल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है। और दूसरा होता है इसमें टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर दोनों के लिए ही हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा डिडक्शन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने 80C से लेके 80EE तक किया, यानी 10 डिडक्शन किए पार्ट 1 में। एक बार मैं बता देता हूँ 80C, 80CCC, 80CCD किया हमने, जिसमें हमारी ये कंडीशन थी सेविंग से रिलेटेड। 80D, 80DD जो कि मेडिकल से रिलेटेड थी हमारी। फिर हमने 80E किया जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। फिर हमने 80EE किया, EE किया और BB किया जो कि हमारी ये न्यू सेक्शन इस साल लॉन्च हुए थे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था डिडक्शन का, जिसमें हम सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे डोनेशन और बाकी जो डिडक्शन। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस बनाएं।